नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 28वां संस्करण संपन्न हुआ। इसका नाम है, इसके ऑप्शंस हैं सिम्बेक्स, इंद्रा, नाग या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिम्बेक्स। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया गया। सिम्बेक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा दक्षिण के दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया था। चलिए जानते हैं सिम्बेक्स 2021 के विषय में। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय द्वारा एक जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर एएसडब्ल्यू कार्वेट आईएनएस किल्टन और गाइडेड मिसाइल कार्वेट आईएनएस कोरा और एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सिम्बेक्स का इस वर्ष का संस्करण भी एक विशेष अवसर है क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के चल रहे समारोह के दौरान हुआ है। सिम्बेक्स 2021 की सफलता आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों के आपसी संकल्प का एक और प्रदर्शन है। दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन या फिर जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी एलॉव के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी डीटीटीआई में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए जानते हैं समझौते के विषय में। सहयोग के तहत दोनों देश एलॉव प्रोटोटाइप के सह विकास के लिए सिस्टम के डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन की दिशा में काम करेंगे। डीटीटीआई का उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय और अमेरिकी सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 4 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 सितंबर। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों यानी व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट यानी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, जो वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पहलुओं पर जोर देती है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी को देखते हुए। इस वर्ष का फोकस सभी के लिए स्वस्थ हवा की आवश्यकता को प्राथमिकता देने पर है, जबकि बातचीत को व्यापक रखते हुए जलवायु परिवर्तन, मानव और ग्रहों के स्वास्थ्य के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। यह दिन हमारे प्रयासों को संरेखित करने और स्वच्छ हवा के हमारे अधिकार का दावा करने के लिए एक रैली के आह्वान के रूप में कार्य करता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है। 1982 में एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सकीय गलती के कारण कोमा में चले गए। उन्होंने 1972 से 76 तक फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कुल 22 मैच खेले। क्लब स्तर पर एडम्स पेरिस सेंट जर्मेन, नीम्स और नीस के लिए एक डिफेंडर के रूप में खेले। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
इसके ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, इक्विटोस बैंक, कैनरा बैंक या फिर यस बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्विटास बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी ईएसएफबी ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह घोषणा 5 सितंबर 2021 को ईएसएफबी की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई थी। रामपाल के नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि मंधाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई थी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है तथा इसके एमडी और सीईओ वासुदेवन पीएन हैं। छठवां प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 1 से 5 सितंबर, 2 से 6 सितंबर, 6 से 12 सितंबर या फिर 7 से 13 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 से 12 सितंबर। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है, जिसे मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से 6 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किया। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज यानी ईएमएफएमई योजना के पीएम औपचारिकरण के लाभार्थी श्रीमती राधिका कामत की सफलता की कहानी को मंत्रालय की वेबसाइट पर आत्मानवीर इंटरप्राइजेज श्रृंखला में भी प्रकाशित किया गया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं तथा उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी बिल्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गार्ड केबिन का एक प्रोटोटाइप आईआईटी हैदराबाद द्वारा आवंटित स्थान में डिजाइन और स्थापित किया गया था। जैव ईंटों को बारिश से बचाने के लिए अंदर और बाहर दोनों दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बैक टू द रूट्स किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं अनुष्का शर्मा, तमन्ना भाटिया, सामंथा अकिनेनी या फिर ऐश्वर्या राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमन्ना भाटिया। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब बैक टू द रूट्स लॉन्च की। उन्होंने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटेन्हो के साथ पुस्तक का सहलेखन किया है। पुस्तक गहन शोध पर आधारित है और भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उल्लेख करती है। बैक टू द रूट्स के सभी अध्याय आजमाए हुए रहस्यों से परिपूर्ण हैं, जिन्होंने इस देश की पीढ़ियों की सेवा की है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नौसेना अभ्यास ओसिंडेक्स शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ओसिंडेक्स का चौथा संस्करण 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। भारतीय नौसेना कार्य समूह में आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत शामिल हैं। ओसिंडेक्स के इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उपसतह और हवाई संचालन शामिल है। चलिए जानते हैं इस व्यायाम के बारे में। 2015 में द्विपक्षीय आईएन रेन समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। ओसिंडेक्स पिछले कुछ वर्षों में जटिलता में बढ़ गया है और 2019 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है तथा राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।
10वां प्रश्न है, पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मंगनार की खाड़ी में पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं इस रिजर्व के विषय में। यह अभयारण्य आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला है। रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा। समुद्री जीव विज्ञानी और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग की है, क्योंकि भारतीय जल में डुगोंग की आबादी, जिसे समुद्री गायों के रूप में जाना जाता है, खतरनाक स्तर तक गिर रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमानों के अनुसार केवल 200 से 250 डुगोंग जंगलों में बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, जो दुनिया में डगोंग के लिए अंतिम जीवित प्राकृतिक आवासों में से एक है। आज के सेशन का अंतिम और 11वां प्रश्न है, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट को भारत के किस राज्य की क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पुडुचेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुडुचेरी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। टेट एक कोचिंग टीम में शामिल हैं, जिसमें मुख्य कोच दिशांत याग्निक और मैनेजर और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्र झा शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी को हाल ही में 5 महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया था। चलिए जानते हैं शॉन टेट के विषय में। ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले टेट अपने खेल करियर के दौरान IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले थे। पेसर ने 2007 में वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 23 विकेट लिए थे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।